हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं किसी भी लेवल पर? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में जो लिटरेरी पीरियड्स होते हैं उनका डिवीज़न क्या है और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। अब आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश सब्जेक्ट से, चाहे आप कॉम्पिटिटिव टीचर एग्ज़ाम जैसे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, हर जगह आजकल इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ये जो बेसिक है, जो कि आप लिटरेरी पीरियड्स की जानकारी है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। ये हमारे वीडियो का पहला पार्ट है जिसके अंदर हम केवल लिटरेरी पीरियड्स के डिवीज़न देखेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम इन लिटरेरी पीरियड्स को थोड़ा गहराई से देखेंगे और देखेंगे कि इन लिटरेरी पीरियड्स के दौरान कौन कौन से ट्रेंड्स थे, कौन कौन से मूवमेंट्स थे और कौन कौन से मेजर राइटर्स थे। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी काम का होने वाला है और आपके इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी के हर स्टेज पे आपको ये वीडियो काम आएगा। उसके पहले एक और बात बता दूं मैं आपको, मेरा नाम है डॉक्टर विकास राठौर और मैं एक एकेडमिशियन हूं और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं इंग्लिश के अंदर। और मेरी एक बुक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर, और ये बुक आपको उसी तरह से सभी लेवल पर इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी में बिल्कुल यूज़फुल होने वाली है जिस तरह से लिटरेरी डिवीज़न का जो चार्ट है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो ये बुक है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर, और इस बुक जो बुक है वो आपके इंग्लिश लिटरेचर के सारे बेसिक्स को क्लियर करती है। लिटरेचर क्या है, इंग्लिश लिटरेचर क्या है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री क्या है, लिटरेरी फॉर्म्स जैसे सोनेट, ऑड, बैलेड, ड्रामा, एलिजी, कॉमेडी ये क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, ओनोमोटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, सिमिली ये क्या होते हैं। ये लगभग 35 से 40 जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बुक में बहुत विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा काफ़ी कुछ जो टर्म्स हैं जैसे डिक्शन है, इसके अलावा लिटरेरी फॉर्म्स हैं, लिटरेरी पीरियड्स हैं, यही चीज़ काफ़ी डिटेल में वहाँ पे दी गई है। तो वो एक कॉम्पैक्ट बुक है जो आपको इजीली बुक स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी और उस बुक से आप इंग्लिश लिटरेचर के सारे बेसिक क्लियर कर पाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का बेसिक होता है। तो हमारी ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो हम सीधे हमारी बात पे आते हैं। जो बात हम करने वाले थे वो था लिटरेरी पीरियड या लिटरेरी पीरियड का जो डिवीज़न है उसके इस चार्ट के बारे में। तो देखते हैं इस चार्ट को, और यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा चार्ट है वो दो भागों में डिवाइड है। एक तरफ पीरियड है और एक तरफ उसके सब पार्ट्स या सब टाइटल हैं, यानी अगर उस लिटरेरी पीरियड के और भी डिवीज़न है तो वो इस ओर दे रखे हैं, या फिर उसी लिटरेरी पीरियड के अगर और भी नाम हैं तो टाइमलाइन के साथ आपको दूसरे पार्ट में दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, आप इंग्लिश लिटरेचर की जो स्टडी होती है वो सन 450 से शुरू होती है, यानी इसका मतलब सन 450 से आपका इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन है वो स्टार्ट होता है। इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट शुरू होता है और इंग्लिश लिटरेचर की प्रोग्रेस आज तक भी चल रही है। तो फर्स्ट पार्ट है जिसको ओल्ड इंग्लिश एज कहते हैं, जो 450 से शुरू हुआ और 1066 तक वो कंटिन्यू चलता रहा। और इसी लिटरेरी पीरियड को प्री क्रिश्चियन एरा भी कहते हैं और इसको एंग्लो सेक्शन एज भी कहते हैं। इसको प्री क्रिश्चियन एरा क्यों कहते हैं और एंग्लो सेक्शन एज क्यों कहते हैं वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्री क्रिश्चियन एरा का मतलब सिंपली आप ये समझे कि क्रिश्चियन एज जिसको बोलते हैं, जिसमें इंग्लैंड के अंदर जो क्रिश्चियन धर्म है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ, उससे पहले का ये टाइम है। और एंग्लो सेक्शन एज का मतलब, एंग्लो शब्द का मतलब है इंग्लैंड और सेक्शन शब्द जो एक जर्मनी की एक प्रजाति थी उसको हम सेक्शन बोलते हैं। तो यह एक जर्मन ट्राइब थी। तो इन लोगों का इंग्लैंड के ऊपर अधिकार हो गया था और इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन है वो एंग्लिश यानी इंग्लैंड के लोग और सेक्शन लोगों की मिलीजुली एक पॉपुलेशन बन गई थी, इसलिए इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है मिडिल इंग्लिश एज, जो 1066 से 1500 तक माना जाता है और इसको एंग्लो नॉर्मन के एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके पहले वाले का नाम था ओल्ड इंग्लिश। इसका मतलब ये इंग्लिश का प्राचीन रूप या अर्लिस्ट फॉर्म जो कहते हैं अपन, उससे संबंधित है। ये इंग्लिश का अर्लिस्ट फॉर्म है, शुरुआती रूप है, और ये इसका मिडिल फॉर्म है जिसमें इंग्लिश थोड़ी बहुत डेवलप हो गई थी। और इसको एंग्लो नॉर्मन एज भी कहते हैं क्योंकि एंग्लो सेक्शन के अंदर तो इंग्लैंड के अंदर सेक्शन प्रजाति आ गई थी और एंग्लो नॉर्मन में नॉर्मन्स आ गए थे। नॉर्मन्स का मतलब क्या है, नॉर्थ मैन, और नॉर्थ मैन का मतलब क्या है, मेनली नॉर्थ मैन का मतलब है जो नॉर्वे, स्वीडन,
इस तरह के जो देश थे। और स्कैंडिनेविया जो हम कंट्रीज कहते हैं वो कंट्रीज इसके अंदर शामिल है। तो ये उन लोगों का, नॉर्थ मैन लोगों का इंग्लैंड पे कब्जा हो गया, तो इसको हम एंग्लो नॉर्मन एज बोलते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेनेसांस पीरियड और रेनेसांस एज। रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण। सोशल स्टडी में आप इसको काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 1500 से 1660 तक का जो पीरियड है उसको रेनेसांस पीरियड कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसके सब डिवीज़न है, जैसे कि ट्यूडर पीरियड 1500 से लेकर 1558 को पीरियड को ट्यूडर पीरियड कहते हैं। ट्यूडर एक डायनेस्टी थी, इंग्लैंड पर शासन करने वाली, मतलब एक राजवंश था, तो उसके नाम पे ये पीरियड ट्यूडर पीरियड कहलाता है। इसके बाद है एलिजाबेथन पीरियड, ये 1558 से 1603 के लिए कहा जाता है। और इस समय जो इंग्लैंड की जो महारानी थी वो क्वीन एलिजाबेथ थी, तो इसलिए उसके नाम पर इसको एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं। इसका थर्ड पार्ट है जेकोबियन पीरियड, और जेकोबियन पीरियड है इंग्लैंड का जो राजा है जेम्स फर्स्ट, उसके नाम पर इसको जेकोबियन पीरियड कहा गया, क्योंकि लैटिन के अंदर जो जेम्स है उसको हम बोलते हैं जेकब, तो जेकब से ही जेकोबियन पीरियड नाम पड़ा है। नेक्स्ट है वो है जिसको हम बोलते हैं कैरोलाइन पीरियड। कैरोलाइन पीरियड का मतलब क्या है? चार्ल्स फर्स्ट, इंग्लैंड पर चार्ल्स फर्स्ट का शासनकाल था, तो उसको कैरोलाइन पीरियड के नाम से जानते हैं, क्योंकि लैटिन के अंदर चार्ल्स को भी कैरोलस नाम से जानते हैं, तो कैरोलस से क्या बन गया? कैरोलाइन। नेक्स्ट जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो है कॉमनवेल्थ पीरियड, और कॉमनवेल्थ पीरियड इंग्लैंड के ऊपर ओलिवर क्रोमवेल का जो शासनकाल है, ओलिवर क्रोमवेल, इसका शासनकाल कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो रेनेसांस एज ट्यूडर, एलिजाबेथ, जैकोबियन, कैरोलियन और कैरोलिन और कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से सब डिवाइडेड है। नेक्स्ट वन है न्यू क्लासिकल पीरियड, और न्यू क्लासिकल पीरियड का इसमें जो टाइम है वो है, देखो आप, 1660 से लेकर सन 1700 तक है। और न्यू क्लासिकल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नवशास्त्रीयवाद। जो वास्तविक शास्त्रीयवाद है, क्योंकि इसको नव का मतलब नया शास्त्रीयवाद, वास्तविक जो शास्त्रीयवाद है वो तो जो प्री जो रोमन लिटरेचर था, जो ग्रीक लिटरेचर था, जो एंशिएंट लिटरेचर था, जो काफ़ी ज़्यादा महान था, वो था ओरिजिनल क्लासिज्म, और ये था न्यू क्लासिज्म, यानी उसका सेकंड फॉर्म था ये। तो इसी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको एक बोलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापना काल, और पुनर्स्थापना किस चीज़ की? राजतंत्र की, यानी राजाओं के शासन की पुनर्स्थापना थी, क्योंकि बीच में ऐसा समय आया था ये वाला कॉमनवेल्थ पीरियड वाला, इसके अंदर राजशाही नहीं थी, राजशाही यहाँ थी। बीच का पीरियड आया, इसमें राजशाही खत्म हो गई, राजाओं का शासन खत्म हो गया, और रेस्टोरेशन पीरियड में राजाओं का शासन वापस आ गया। इसी एज को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जॉन ड्राइडन था वो इस एज का ग्रेटेस्ट राइटर था, इसलिए उसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। 1660 से 1700 तक का पीरियड एज ऑफ ड्राइडन या फिर रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। इसका न्यू क्लासिकल पीरियड का जो नेक्स्ट फेज है वो है ऑगस्टन एज। किंग ऑगस्टस के नाम पे इसका नाम ऑगस्टन एज रखा था, जो एक रोमन किंग था, आपको ध्यान होगा। ऑगस्टस कौन था? रोमन किंग, रोम का राजा था। और इसी समय इंग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा नाम था वो था अलेक्जेंडर पोप का, इसलिए इसका नाम, इस एज का नाम एज ऑफ पोप भी कहते हैं। इसको एज ऑफ ड्राइडन, इसको एज ऑफ पोप कहते हैं। और 1700 से लेकर 1745 का पीरियड ऑगस्टन एज या एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। इसकी जो थर्ड जो पार्ट है इसका, उसको एज ऑफ जॉनसन कहते हैं। जॉनसन के नाम पे, जॉनसन कौन है? जो फेमस राइटर और क्रिटिक है जिसका नाम है सैमुअल जॉनसन। ध्यान रखना, बेन जॉनसन अलग है, सैमुअल जॉनसन अलग है। इसी को ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं, यानी परिवर्तनशील काल भी कहते हैं। और परिवर्तनशील काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय न्यू क्लासिकल एज था वो खत्म हो रहा था, और रोमांटिक एज के आने के जो साइन थे, संकेत थे, वो दिखने लग गए थे, इसलिए इसको ट्रांजिशनल एज कहते हैं। इसको प्री रोमांटिक एज भी कहते हैं, क्योंकि रोमांटिक एज से पहले का काल है। और इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोलते हैं, यानी इसको समझदारी का काल भी बोलते हैं। और समझदारी क्यों? क्योंकि इस समय लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिकल थिंकिंग थी, वो बढ़ गई थी। साइंस लगातार डेवलपमेंट कर रहा था, नई नई खोजें हो रही थी, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग थी और साइंटिफिक टेम्परामेंट आता जा रहा था, इसलिए इसको समझदारी का काल बोलते हैं। तो इसको एज ऑफ जॉनसन, ट्रांजिशनल एज, प्री रोमांटिक एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है।
फिर आता है रोमांटिक एज 1798 से 1836 तक, और कहीं पर आप इसको 37 देखेंगे तो हम यहाँ पे 37 कर देंगे इसको 36 के बजाय। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये है क्रांति का काल। एज ऑफ एज ऑफ रोमांटिसिज्म बोलेंगे 1798 से 1837। काफ़ी छोटा पीरियड है, केवल 39 ईयर्स का है, तो इसलिए इसमें कोई आपको सब डिवीज़न देखने को नहीं मिलता है। विक्टोरियन एज, जब इंग्लैंड के ऊपर क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल हो गया तो वही 1837 से लेकर 1901 तक का जो है उसको विक्टोरियन पीरियड कहते हैं। बाद में हम देखेंगे इसमें 1840 का जो वर्ष है, 1840 का दशक है, वो विक्टोरियन एज को दो भागों में बांटता है, अर्ली विक्टोरियन एरा और लेटर विक्टोरियन एरा। तो इसलिए आप इसको समझ लें, क्योंकि विक्टोरियन एज काफ़ी लंबा है। देखो आप 1837 से 1901 64 ईयर्स तक ये चला था, तो 64 ईयर के हिसाब से इसके दो पार्ट है, अर्ली विक्टोरियन और लेट विक्टोरियन। तो ये इसमें जो डिवाइडिंग ईयर है वो 1840 का डिकेड है, दशक है। नेक्स्ट है मॉडर्न एज, जो 1901 से 1950 तक का माना जाता है। इसके अंदर बीच में कुछ छोटे पीरियड्स आए जिनको हम इसका डिवीज़न तो नहीं कहेंगे, सब पार्ट भी नहीं कहेंगे, बस बीच में एक पीरियड कहेंगे। एक 1901 से 1910 तक का पीरियड है, वो एडवर्डियन एरा कहते हैं। तो इंग्लैंड का इस समय जो राजा था वो किंग एडवर्ड था, और किंग एडवर्ड ने लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास किए, इसलिए उनके नाम पे एडवर्डियन एरा इसको जाना जाने लगा। इसके बाद 1910 से 1914 का जो 4 साल का पीरियड है, इसको जॉर्जियन एरा कहते हैं इसको। और जॉर्जियन एरा क्योंकि इस समय इंग्लैंड में जॉर्ज नाम के जो राजा थे वो बदले, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ, इस तरह से जॉर्ज फिफ्थ तक रहे, आपको ध्यान होगा। तो उन जॉर्ज राजाओं के नाम पे इसका 1910 से 1914 का पीरियड जॉर्जियन पीरियड कहलाता है। पोस्ट मॉडर्न एज 1950 से आज तक, और मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न आता है, और पोस्ट मॉडर्न 1950 के बाद जब ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद से आज तक यही चल रहा है। इसको पोस्ट मॉडर्न एज या फिर कंटेम्प्रेरी पीरियड भी कहते हैं। तो अभी तक कोई ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हो। 1950 का जो ईयर था वो तो वर्ल्ड वॉर से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड था, इसलिए इसको एक डिवाइडिंग ईयर मानते हैं। लोगों की सोच बदली, समाज का परिदृश्य बदला, तो अब तक ऐसा कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जिससे समाज बदल गया हो, इसलिए अभी भी पोस्ट मॉडर्न एज ही चल रहा है। आगे फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे कोई नया लिटरेरी एज हमारे सामने आएगा। तो इस तरह से आप इस डिवीजन को अच्छे से समझिए। और ओल्ड इंग्लिश एज, इसके बाद मिडिल इंग्लिश एज, और जिसको प्री क्रिश्चियन एरा और एंग्लो सेक्शन एज भी कहते हैं, और इसको एंग्लो नॉर्मन एज कहते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके डिवीज़न आप इस तरह से देखिए, फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, और ये सारे मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे मिला के ये थर्ड पार्ट के अंदर आते हैं। तो चूंकि वो ओल्ड इंग्लिश एज था, वो तो काफ़ी पुराना था, इंग्लिश का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ था उस समय, इसलिए इसको ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। ये वाली मिडिल इंग्लिश है, इंग्लिश थोड़ी बहुत डेवलप हो गई थी, और ये तो बिल्कुल एक तरह से आधुनिक इंग्लिश का काल है। तो इसको अब हम मॉडर्न इंग्लिश एज भी कहते हैं। इसको सारा जो पीरियड है उसको आप मॉडर्न इंग्लिश एज कह सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड या एज कह देते हैं। तो इस मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के अंदर ये सारे पार्ट आते हैं, जिसमें रेनेसा एज, नियो क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज को शामिल करते हैं, और इनके सब पार्ट है जो आपको देखें। तो आपको एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यू हैव टू नो ऑल द डिवीजन ऑफ द लिटरेरी पीरियड्स and their subtitles and their timeline, because it has to be very important in your study, and in future time when we'll go ahead in the course of English literature and then the further videos, and you would need this division, because there will be certain examples and the references where you need to know these kind of the references when we will say that some writer belongs to some special literary periods. Then you have to be you might be confused about the what timeline he belonged to. So for that reference we should study and learn accurately without any mistake this table, and that will be very useful. So for this note we are going to end this video. इस पॉइंट पे इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, इस आशा के साथ कि आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।